हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की जो बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। इस वाले में हम बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है चैप्टर के इवेंट्स दिए हैं, इन्हें हमें जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, अनीता ने आनंद को उठाया था और ये कहा था कि घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है दरवाजा खुला और बप्पा जो है वो अंदर आया और उसने जो है उन दोनों को देख के जो है बहुत ही दुष्ट जो है स्माइल दी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आनंद ने पप्पा को जो है दूसरा कमरा बता दिया। पप्पा ने पूछा कि पापा का कमरा कौन सा है, तो उसने जो है अपने कमरे का रास्ता बता दिया। उसके बाद हुआ था मिसेस शर्मा, उनके पति और डॉक्टर मोहन, ये जो है तीनों घर में आए, इन्होंने दरवाजा खोला और बच्चों की मदद की। एंड लास्ट में क्या हुआ था, किसी को भी बप्पा मिला नहीं, बस उसका जो हरा स्कार्फ था वो सबने टाइम मशीन के पास देखा, बट बप्पा जो है वो गायब था। तो करेक्ट ऑर्डर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। When Anita says let me put you in the picture, she wants to introduce the situation for the benefit of the readers। जब वो ये कहती है कि मैं चलिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इसका मतलब ये है कि वो हमें इंट्रोड्यूस करना चाह रही है स्टोरी के कैरेक्टर्स से, स्टोरी के इवेंट से, क्या हो रहा है स्टोरी में, कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई और कौन कौन है स्टोरी में। तो इंट्रोड्यूस कर रही है वो। Anand loves tinkering with all sorts of electrical gadgets. This means that he enjoys डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग। टिंकरिंग का यहाँ पे मतलब है कि उसे जो है जो गैजेट्स होते हैं उन्हें जो है उनके पार्ट्स को अलग अलग करना, डिसमेंटल करना, यानी सारे पार्ट्स को अलग अलग करना और बाद में दोबारा उन्हें जोड़ के फिर से वो गैजेट बनाना, ये उसे पसंद है। तो टिंकरिंग का मतलब हुआ डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग। Which of the following options most suitably describes Anand's personality? तो creative and experimental, right? उसे नई नई चीजें जो है वो बनाना पसंद है, experiments करना पसंद है, तो उसकी personality जो है creative और experimental है। Based on the extract, compare what Anita thinks of her brother Anand with what he thinks of himself। तो अनीता तो ये सोचती है कि उसका भाई जो है वो एक ट्रबल मेकर है, यानी हर जब देखो तब परेशानी खड़ी कर देता है और उसके इन्वेंशन जो है कभी काम नहीं करते हैं। आनंद थिंक्स ही इज अ ग्रेट इन्वेंटर एंड साइंटिस्ट, वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा इन्वेंटर है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है, कंप्लीट द सेंटेंस। अनीता वाज एंग्री विद आनंद बिकॉज Anand told the thief to go into his room instead of sending him upstairs to father's room। वो इसलिए गुस्सा थी क्योंकि आनंद ने जो है उस चोर को जो है अपने कमरे में भेज दिया, बजाय इसके कि उसे वो पापा के कमरे में भेजे। राइट, चोर ने पूछा था पापा का कमरा कहाँ है और उसने अपने कमरे का रास्ता बता दिया, इसलिए वो गुस्सा थी। Which action of Anand shows his presence of mind? Anand showed presence of mind by misdirecting the thief to buy some time। उसकी जो presence of mind है वो हमें इस बात से पता चल रही है कि वो जो है चोर को गलत रास्ता बता देता है ताकि उन्हें जो है थोड़ा टाइम मिल जाए सोचने के लिए कि इस सिचुएशन में अब उन्हें क्या करना है। What might be the cause of the strange noises emerging from the next room? तो नेक्स्ट रूम में से वो अजीब आवाजें क्यों आ रही थी? क्योंकि आनंद की जो टाइम मशीन थी वो एक्टिवेट हो गई थी। पप्पा जो है उस पे गिर गया होगा और उस वजह से मशीन चालू हो गई होगी। Which of the following best describes the atmosphere in this extract? तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें जो है एटमॉस्फेयर कैसा है, टेंस है और सस्पेंसफुल है। राइट, क्योंकि वो जो है अपने कमरे में बंद है और बाजू वाले कमरे से जो है अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा टेंस है, थोड़ा परेशानी वाला है और सस्पेंस भी है कि आखिर दूसरे कमरे में हो क्या रहा है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक टेबल दी है और इसे हमें कंप्लीट करना है। टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कैरेक्टर का नाम दिया है और जो लास्ट कॉलम है उसमें एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट है, यानी हमारी जो स्टोरी है
उसमें से कुछ इवेंट्स के एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिए हैं, इनके बेसिस पे हमें बताना है कि इस कैरेक्टर के बारे में कौन सी खूबी हमें पता चल रही है। ये जो कैरेक्टर है, इसकी कौन सी खूबी जो है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रही है। तो पहला है, आनंद के बारे में अनीता कहती है कि ये पहली बार नहीं है कि उसने पापा को गुस्सा दिलाया है या फिर घर में किसी को डराया है। इससे हमें पता चलता है कि आनंद जो है वो बॉदरसम है, यानी हमेशा परेशान करता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। नेक्स्ट है, वो कहती है कि आनंद को जो है गैजेट से खेलना पसंद है और टूल्स से खेलना पसंद है और वो कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है। तो इससे हमें पता चलता है आनंद बहुत ही क्रिएटिव है, नई नई चीजें बनाना उसे पसंद है। नेक्स्ट वो कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट जो है अनीता नहीं, आनंद जो है वो कहता है कि इस बार जो है कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, मैंने हर चीज का ध्यान रखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इस बार उसने जो एक्सपेरिमेंट तैयार किया है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनीता का, वो अपने मम्मी से कहती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, जिम्मेदारी उठा सकती है। उसके बाद जो है वो आनंद से पूछती है कि ये जो अलार्म है इसे कैसे पता चलेगा कि दरवाजा जो खोल रहा है वो चोर ही है, कोई और खोलेगा तब भी अलार्म बज सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल उसने पूछा, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो क्यूरियस भी है, उसके अंदर भी जो है चीजें जानने की इच्छा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो वो क्यूरियस है। नेक्स्ट जो है वो आनंद से कहती है कि चलो अब ये जो तुमने कचरा मचाया है इसे जो है तुम साफ कर दो, ये जो इतना तुमने सब फैला दिया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो केयरफुल है, राइट, चीजों का ध्यान रखती है। What prompted आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म? कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो है आनंद ने बर्गलर अलार्म जो है वो बनाया? तो वो उसने इसलिए बनाया क्योंकि जो है उनकी कॉलोनी में बहुत सारी चोरियां हो रही थी, बिकॉज देयर हैव बीन मेनी थेफ्ट्स इन द कॉलोनी एंड ही वांटेड टू डू समथिंग टू कीप देयर होम सेफ। और वो कुछ करना चाहता था ताकि उनका घर जो है वो सुरक्षित रहे, उनके घर में चोरी ना हो। हाउ डिड आनंद्स फादर बिकम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म? उसके पिताजी जो है वो कैसे टारगेट बन गए उसके अलार्म का? वो ऐसे बन गए क्योंकि जो अलार्म था वो ऐसे डिजाइन हुआ था कि जब भी जो है कोई दरवाजा धीरे से खोलेगा तो अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और पापा ने क्या किया, उन्होंने इस बार दरवाजा धीरे से ही खोला जिसकी वजह से अलार्म जो है वो ट्रिगर हो गया और उनके ऊपर जो है जो पानी का बैग ऊपर लगा हुआ था अलार्म में वो उनके ऊपर गिर गया और वो पूरा भीग गए। Anand's father became the target of the burglar alarm because it was designed to go off when the door was opened softly, and Papa opened the door gently, which triggered the alarm and caused the water bag to fall on him. How did Anand's parents and sister react to his ideas? उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स जो हैं आनंद के, वो कैसे जो है उसके आइडियाज पे रिएक्ट करते थे? तो उसके पापा जो है वो गुस्सा हो जाते थे उसके आइडियाज पे, और उसकी मम्मी जो है वो परेशान हो जाती थी कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगी, खतरा है इसकी इन्वेंशंस में। और जो उसकी सिस्टर अनीता थी उसे गुस्सा आता था क्योंकि उसके इन्वेंशंस की वजह से जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है परेशानी खड़ी हो जाती थी, ट्रबल हो जाती थी। Anand's father reacted angrily to his ideas, his mother was worried about the safety of his inventions, and his sister Anita felt annoyed by the trouble they caused. How did Anand behave when he was on his inventing binges? जब आनंद जो है उस मोड में आ जाता था जब उसे एक के बाद जो है कोई इन्वेंशन करनी है और वो जो है बिल्कुल खो जाता था अपनी इन्वेंशन में, अपनी खोज में, जो भी वो बना रहा है नया, जो भी नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव करता था? तो जब वो जो है इस इन्वेंटिंग बिंज वाले मोड में होता था तो वो बहुत ही नॉइजी हो जाता था, बहुत ही कचरा फैलाता था, बहुत मेस कर देता था चीजों को, और घर में किसी की भी नहीं सुनता था। When Anand was on his inventing binges, he became very noisy, made a big mess, and did not listen to anyone in the house. Why did Mr. Sharma not believe Anand when he spoke about his time machine? उन्होंने जो है उसकी बात को इसलिए नहीं माना टाइम मशीन की क्योंकि ये जो आइडिया है टाइम मशीन का ये बहुत ही अनबिलीवेबल है, राइट। आप यकीन नहीं कर सकते हो कि ऐसी भी कोई चीज होगी, ये तो मजाक जैसा लग रहा है, कोई सच्ची इन्वेंशन तो नहीं हो सकती है। गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड टू बॉप्पा। तो स्टोरी के एंड में हमें बताया नहीं गया है कि बॉप्पा के साथ क्या हुआ,
तो अगर आपको कोई एंडिंग देनी हो तो आप क्या दोगे? तो एक तो आप ये कह सकते हो कि हो सकता है वो मशीन से डर के भाग गया, या दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि हो सकता है आनंद की मशीन सच में काम की और बॉप्पा जो है ट्रैवल करके पास्ट में चला गया, और हो सकता है इस समय जो है वो एंशियंट इंडिया की सड़कों पे चल रहा हो और बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, और उसके पास उसका स्कार्फ भी नहीं हो। तो आप इन दोनों में से कोई भी एंडिंग जो है वो दे सकते हो। नाउ यही अगर ये आंसर जो है आपको डिटेल में लिखने को बोला जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, डिटेल में एक स्टोरी की तरह आप इसको प्रॉपर एंडिंग दे सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कितना बड़ा आपको आंसर लिखना है। बट अगर आप पिछली स्लाइड वाला आंसर लिखोगे तो वो भी करेक्ट है, ओके, वो गलत नहीं है। बट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि आपको डिटेल में बताना है कि स्टोरी का एंड कैसे हुआ होगा, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? हम जब किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जो साउंड वर्ड्स हैं, जो एक्चुअली वो साउंड बता रहे हैं जो उस समय हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया, यानी साउंड वर्ड्स का यूज हो रहा है। जैसे कि बूम की आवाज होती है, राइट, कि कोई बम फटा, बूम। या फिर जो क्लॉक की आवाज होती है उसे हम कहते हैं ना टिक टॉक, घड़ी की आवाज आती है। रेन की आवाज को कहते हैं रेन ड्रॉप को, पिटर पैटर पिटर पैटर। बेल की आवाज को डिंग डोंग ये कहा जाता है, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, डिंग डोंग, पिटर पैटर, टिक टॉक, बूम, ये सब हैं ओनोमेटोपिया। नाउ यहाँ पे जो है हमें कॉलम वन में हमारे जो चैप्टर है उसमें जो साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं, जो ओनोमेटोपोइया वर्ड्स यूज हुए हैं, वो दिए गए हैं। हमें इनका मीनिंग बताना है कि कौन सा साउंड जो है ये बता रहे हैं। तो जो क्रैश है वो क्या साउंड होता है? कोई तेजी से जो है किसी चीज के टूटने की आवाज आए तो वो होता है क्रैश। हमिंग क्या होता है? अ कंटिन्यूअस लो एंड सूदिंग साउंड। तो कंटिन्यूअस कोई धीमी आवाज में जो है आवाज आ रही है ऐसे करके, तो ये होता है हमिंग साउंड। हिस्ट क्या होता है? कोई जो है गुस्से में कुछ कहे तो वो होता है हिस्ट। जैसे सांप होता है ना, वो जब गुस्से में होता है तो ऐसे करता है, वो है हिस्ट। हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग, ये क्या है? ये कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन नॉइजेज हैं, राइट। कोई कुछ जो है बना रहा हो, कुछ जो है किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहां पे आपको ये आवाजें आएंगी जो ऊंची होंगी, लाउड होंगी, कांस्टेंट होंगी। हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जब हम दो वर्ड्स को जो है एंड या और से जोड़ के एक फ्रेज बना दें जिसका अलग से कोई मीनिंग होगा, तो वो होते हैं बाइनोमियल फ्रेजेस। ना यहाँ पे देखिए, सेफ एंड साउंड, सेफ अलग वर्ड है, साउंड अलग वर्ड है, इसे मैंने एंड से जोड़ के सेफ एंड साउंड ये एक फ्रेज बना दिया। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित। तो आप कहीं जा रहे हो, वहां पहुंच गए, तो आप बोलोगे आई रीच देयर सेफ एंड साउंड, मैं सुरक्षित वहां पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये होता है सुरक्षित पहुंचना। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है छोटी मोटी चीजें, कुछ बची कुची चीजें हो। तो आपने देखा होगा हम सबके घर में जो है एक ड्रॉर होगी, जिस ड्रॉर में जो है आप जो भी बचा कुचा सामान होता है, रबर बैंड बच गए तो रख दिए, रिबन्स बच गए तो रख दिए, रैपिंग पेपर बच गया तो वहां पे रख दिया, और पिन्स रख दी। जो भी चीजें घर में जो है बेकार सी होती हैं, बची कुची होती हैं, वो उस ड्रॉर में चली जाती हैं। तो उस ड्रॉर में क्या है? ऑड्स एंड एंड्स। वी ऑल हैव अ ड्रॉर इन आवर हाउस विच इज फुल ऑफ ऑड्स एंड एंड्स। नाउ नेक्स्ट है मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक का मतलब होता है या तो कोई चीज हो जाएगी या फिर नहीं होगी, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर फेल हो जाओगे, तो काम बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। प्रोज का मतलब होता है फायदा, कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। नाउ और नेवर का मतलब होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। गिव एंड टेक का मतलब क्या है? इस हाथ ले उस हाथ दे, राइट। लाइक फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज गिव एंड टेक, राइट। यू डू गुड टू मी, आई विल डू गुड टू यू, तो गिव एंड टेक है, जो दोगे वो लोगे। नेक्स्ट हमें जो है ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं बाइनोमियल से। दिस प्रोजेक्ट विल बी अ मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी टीम के लिए जो है मेक या ब्रेक मोमेंट होगा, यानी
या तो हमारी टीम जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम सेफ एंड साउंड। लंबी यात्रा के बाद जो है हमें बहुत ही शांति मिली कि हम घर जो है सुरक्षित पहुंच गए। एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। हर फ्रेंडशिप जो है अच्छे से काम करती है जब जो है बैलेंस होता है कि कौन कितना दे रहा है और कितना ले रहा है, दोनों बैलेंस में होने चाहिए। She organized all the odds and ends in the cupboard to make space for new clothes. उसने जो है कबर्ड में जितनी भी छोटी मोटी चीजें थी उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि नए कपड़ों के लिए जगह हो जाए। Before making a decision, it is important to weigh the pros and cons carefully. डिसीजन लेने से पहले ये जरूरी है कि हम देख लें इस डिसीजन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। दिस इज आवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, इट इज नाउ और नेवर। ये हमारा फाइनल चांस है कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट हमें जो है ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन फ्रेजल वर्ब से। नाउ ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज जो है स्टार्ट कर दो आप एक्सीडेंटली एकदम से। लेट अप का मतलब होता है कोई चीज रुक जाना या हल्की हो जाना। जनरली हम बारिश के सेंस में जो है लेट अप का यूज करते हैं कि बारिश जब रुक गई हो या हल्की हो गई। टर्न्ड आउट का मतलब होता है एंड में कोई चीज कैसा उसका परिणाम निकला, क्या हुआ एंड में। रैन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। एंड रिग्ड अप का मतलब होता है आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है उसे जो है इकट्ठा करके आप जो है कोई चीज तैयार कर दो फटाफट कम टाइम में। It had been raining and we ran out of time to set up for the function, so we quickly rigged up some decorations using whatever materials we had. तो बारिश हो रही थी और हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था फंक्शन के लिए सेटअप करने का, तो हमने जल्दी जल्दी में जो भी सामान मिला उससे डेकोरेशन तैयार करके लगा दिया। We accidentally tripped off the fire alarm because of the smoke from the bonfire. हमने जो है गलती से जो है फायर अलार्म चालू कर दिया था क्योंकि जो हमने बॉनफायर जो हम वहां पे आग लगा रहे थे, आग जला रहे थे, उससे जो है स्मोक हुई जिसकी वजह से फायर अलार्म चालू हो गया। Thankfully the rain let up just as the guests were arriving and despite all the chaos the function turned out to be a huge success. Thankfully बारिश जो है वो हल्की हो गई थी जब गेस्ट आने वाले थे तभी। एंड जो है इन सब चीजों के बाद भी जो है इतने सारे केओस, इतनी सारी परेशानी और गड़बड़ के बाद भी जो है फंक्शन जो है एंड में बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल फंक्शन था। नेक्स्ट है इडियम। इडियम क्या होते हैं? ऐसे फ्रेज या एक्सप्रेशन जिसमें जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो उनका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है, उनका कुछ और मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में जो है कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, ऐसे जो इंग्लिश में है इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। तो उसमें जो है जो मीनिंग है वो कुछ और होता है, एग्जैक्ट वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग उस फ्रेज का नहीं होता है। जैसे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये एक इडियम है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आसमान से बारिश हो रही है जिसमें कैट्स एंड डॉग्स नीचे गिर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो जब भी बारिश बहुत तेज हो आप कह सकते हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ये इडियम कहलाते हैं जिनका जो मीनिंग है वो लिटरल नहीं होता है। जो वर्ड्स है उनका मीनिंग वो नहीं है जो होना चाहिए, उनका मीनिंग कुछ अलग होगा। नेक्स्ट हमें जो है ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं करेक्ट इडियम से। गेट अ शेलिंग का क्या मतलब होता है? डांट पड़ना। फेल ओवर आवरसेल्व्स का मतलब होता है कोई काम जो है तुरंत करना, एकदम कर देना। लीविंग द कोस्ट क्लियर का मतलब होता है टू मेक श्योर कि कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, तो वो चीज है लीविंग द कोस्ट क्लियर। गेट ऑन आवर नर्व्स का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। फ्राइटन मी हाफ टू डेथ का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से डरा देना। तो शेखर न्यू ही वुड गेट अ शेलिंग फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास। उसे पता था उसे अपनी मम्मी से डांट पड़ेगी। We fell over ourselves trying to help the injured dog and get it to the vet as quickly as possible. हमने जो है तुरंत फटाफट जो है उस डॉग की मदद करने की कोशिश की। Fazzy distracted Kanchan, leaving the coast clear for us to get inside the room to prepare the बर्थडे सरप्राइज। फैजी ने जो है कंचन को डिस्ट्रैक्ट किया, उसका ध्यान बटाया ताकि जो है हम आसानी से कमरे में चले जाएं और बर्थडे सरप्राइज जो है वो तैयार करें।
The constant power fluctuations during meetings can get on our nerves. जो बार बार मीटिंग के टाइम लाइट चली जाती है, इससे हमें बहुत गुस्सा आता है. When I am alone at home, any unexpected loud noise in the night can frighten me half to death. जब मैं घर में अकेले होती हूँ तो कोई भी ऐसी एकदम से तेजी से आवाज आए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत बुरी तरह से डरा देती है वो आवाज. नेक्स्ट है हमारी टेंस की एक्सरसाइज. ना यहाँ पे दो टेंस की बात हुई है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. ना यहाँ पे देखिए, इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउसेस. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दो एक्शंस की बात हुई है. पहला एक्शन है इट वॉज इंडीड द फेलो, ये वही इंसान था. ये नया एक्शन है, अभी जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ है वो ये है, मैंने देखा ये वही इंसान है. ना उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले ये हुआ था ये वही इंसान है जिसने हमारी कॉलोनी में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था. तो पहले इसने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, राइट. टाइमलाइन में देखे तो पहले क्या हुआ होगा, झाड़ू लगाना स्टार्ट करा होगा. उसके बाद ये मेरे घर में घुसा, मैंने इसे देखा और मुझे समझ में आया ये वही इंसान है जो झाड़ू लगाता है. तो यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं. जो रिसेंट में एक्शन है वो जो है सिंपल पास्ट में होता है, वॉज इंडीड. और जो फर्स्ट एक्शन हुआ था पास्ट में इस एक्शन से पहले वो आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नाउ जब भी हम कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब के आगे ईडी लग जाता है, या फिर अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म आती है. गो का वेंट हो जाएगा, ईट का एट हो जाएगा. जैसे आई प्लेड फुटबॉल, शी वॉच्ड अ मूवी, वी विजिटेड द जू. तो यहाँ पे हमने ईडी लगा दिया, ये हो गया सिंपल पास्ट में सेंटेंस. जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब आता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, गॉन, ईटन, सीन, इस टाइप से. ओके. Now यहाँ पे देखिए, Ma had rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there, sopping wet and scowling. माँ जो है भागते हुए आई देखने के लिए कि इतनी आवाज किस चीज की हो रही है, और उन्होंने क्या देखा कि पापा वहां पे खड़े हुए भीगे हुए हैं पूरी तरह से. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एक्शन हुआ होगा, माँ भागते हुए आई, राइट. जब आई तभी तो उन्होंने देखा. तो जो रिसेंट में एक्शन हुआ है वो ये है कि उन्होंने देखा, बट उससे पहले क्या हुआ था, वो भागते हुए आई. तो जो फर्स्ट एक्शन हुआ था पास्ट में वो आता है पास्ट परफेक्ट में, तो मैंने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट में है क्योंकि ये रिसेंट एक्शन है, ये अभी अभी हुआ है, इसके बाद हुआ है, राइट. वो भाग के आई और उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि पापा वहां खड़े हुए हैं. तो ये सिंपल पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. ये इरेगुलर वर्ब है इसलिए फाइंड का फाउंड हो गया. Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. आनंद जो है इस समय तक गायब हो गया था, फिर वो तभी दोबारा वापस दिखा जब पापा शांत हो गए थे. तो यहाँ पे had vanished and had cooled down ये दोनों पास्ट के एक्शन हैं जो पहले हुए. पापा के आने से पहले जो है आनंद वहां से भाग गया था कि उसे पता था पापा गुस्से होने वाले हैं, तो वो वहां से भाग गया था, गायब हो गया था और तभी वापस आया. तो ये जो वापस आने वाला काम हुआ ये तभी हुआ ना जब पापा बिल्कुल ठंडे हो गए. तो पापा का ठंडा होना और उसका गायब होना ये दोनों चीजें जो है पास्ट में पहले हुई, उसके बाद वो अभी अभी हाल में दोबारा दिखाई दिया. तो ये रीअपियर्ड जो है सिंपल पास्ट टेंस है और ये दोनों जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है. नाउ यहाँ पे जो है हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस से. तो देखिए कैसे किया है. आफ्टर रोहन फिनिश्ड हिज होमवर्क ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. जब रोहन ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया तो उसने डिसाइड किया वो वॉक पे जाएगा. He left the house and realized he had forgotten his keys inside. उसने जो है जब घर छोड़ा तो उसने क्या रियलाइज किया कि उसने जो है अपनी चाबियां घर पे ही छोड़ दी थी. तो ये घर पे ही छोड़ दी थी क्योंकि ये पास्ट में पहले हुआ होगा एक्शन, राइट. उसी के बाद तो उसने रियलाइज किया ना कि उसने छोड़ दी है घर में जब वो बाहर निकला. तो ये जो एक्शन है चाबी छोड़ने का, घर पे भूल जाने का, ये पहले हुआ है इसलिए ये जो है पास्ट परफेक्ट में है और ये सारे जो हैं सिंपल पास्ट में हैं. By the time we reached the station, the train had already left. जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, राइट.
तो जब हम पहुंचे होंगे तभी तो हमने देखा होगा ट्रेन चली गई है, तो ट्रेन के जाने का एक्शन जो है हमारे पहुंचने से पहले हुआ। तो जो एक्शन पहले होता है वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट पास्ट एक्शन इज इन पास्ट परफेक्ट, लेटर पास्ट एक्शन इज इन सिंपल पास्ट। ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, ना याद रखना है कि जो पहला पास्ट में एक्शन हुआ है वो है ये कि ट्रेन वहां से जा चुकी थी। फिर क्या हुआ? हम वहां पहुंचे और हमने देखा कि ट्रेन जा चुकी है। वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव, फिर हमने वेट किया नेक्स्ट ट्रेन आने का, तो ये सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट जो है हमें एक टेबल दी है जिसमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है ओल्ड एक्शंस, तो ओल्ड एक्शंस किस में आएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे है न्यू एक्शंस, ये आ जाएंगे सिंपल पास्ट में। तो हमें इन दोनों को जोड़ के सेंटेंस बनाना है, और जोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? इन टाइम एक्सप्रेशंस का। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, रोहन पैक्ड हिज सूटकेस। नाउ इसे मुझे पास्ट परफेक्ट में करना है, तो मैं लिखूंगी रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जाने से पहले उसने अपना सूटकेस पैक कर लिया था। तो पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हैड आ जाएगा, राइट, और सिंपल पास्ट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, या फिर अगर रेगुलर वर्ब है तो ईडी आ जाएगा। नेक्स्ट है वी स्टार्टेड वर्क, तो यहाँ पे आएगा वी हैड स्टार्टेड वर्क बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग आफ्टर वी हैड स्टार्टेड वर्क। They had set up the tents before the others brought food and medicine. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, the others brought food and medicine after they had set up their tents. Next है the students had become quiet when they heard the teacher coming. The villagers had left the village by the time the flood submerged the entire area. तो ऐसे जो है हमें इन sentences को connect करना है। जो had वाले हैं वो क्या है? पास्ट परफेक्ट हैं, और जो इस साइड वाले हैं वो हैं सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट हमारी जो है लिसनिंग एक्टिविटी है, तो ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको पेज 136 पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें से 3 जो है ट्रू हैं, वो है सेकंड वाला, थर्ड एंड फिफ्थ। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको समझ में ये वाली एक्टिविटी आ जाएगी। नेक्स्ट अगेन जो है आपको सेम ट्रांसक्रिप्ट को सुनना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट का होगा टोबी, आई मिस माई पीपल एंड होम। टोबी, वेल वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम द सन। Anita, oh, don't you ever feel like having ice creams and chocolates? Anita, okay, tell me one thing. How are you able to see with only one eye? Toby, I can see beyond mountain and clouds, woods and even metals. Next है हमारी speaking activity. Read the following sentences from the text. As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. We are old enough to look after ourselves, Ma, I said. The word though is pronounced to rhyme with the word low. The word enough is pronounced to rhyme with the word puff, right? जब हम word दो कह रहे हैं तो लो जैसा साउंड आ रहा है, ओ डब्ल्यू वाला, राइट, लो दो। इनफ जब हम बोल रहे हैं तो पफ जैसा साउंड आ रहा है, इनफ पफ। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें प्रोनाउंस करके देखना है कैसा जो है साउंड आ रहा है एंड में। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें प्रोनाउंस करना है। उसके बाद जो है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जिस बॉक्स में ये फिट आ रहे हैं, जो ये साउंड निकाल रहे हैं, उस हिसाब से आपको उस बॉक्स में इन्हें लिखना है। एंड उसके अलावा सेम साउंड वाले एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको पता हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले है साउंड्स लाइक ऊ, तो क्या आएगा? थ्रू, हु, टू, न्यू, इन सब में जो है ऊ का साउंड जो है वो एंड हो रहा है, राइट। साउंड्स लाइक ऑफ, कफ, स्कॉफ, ट्रफ, ये सब जो है ऑफ में एंड हो रहा है, राइट। साउंड्स लाइक ओ, डो, दो, गो, शो, नो, फ्लो, तो, ये सब जो है ओ में एंड हो रहा है। साउंड्स लाइक आओ, पाओ, प्लाओ, काओ, नाउ, हाउ, ये सब जो है आओ में एंड हो रहा है। साउंड्स लाइक ऑ, thought, bought, caught, saw, law, draw, straw, claw, ये सब जो है
ऑ में एंड हो रहा है। नाउ ये जो है थॉट बॉट कॉट, इसमें एन में टी का जो साउंड है सटल है, बट उससे पहले जो साउंड आ रहा है वावल का वो ऑ वाला ही है, थॉट बॉट कॉट। तो इसलिए जो है ये इस साउंड के बॉक्स के नीचे आएंगे। रीड द स्टोरी गिवन बिलो अलाउड। तो ये जो स्टोरी है ये मैं पढ़ के सुनाऊंगी, आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। In spite of a nagging cough, the woman continued working in her farm right through the rough weather. She filled up the trough with water for her cows and plowed the fields to plant the seeds. She then plucked some raw mangoes from a low bough of a mango tree to make a spicy chutney. Though the day had been tough, she smiled peacefully as she had already prepared dough to make enough rotis for dinner. Now try saying this tongue twister fast as many times as you can clearly. I'll try, but मुझे पक्का यकीन है मैं बहुत ही टेरेबल करने वाली हूँ। अगर आप जो है ये टंग ट्विस्टर को ट्राई करो तो मुझे जरूर बताना कि आपने कितनी बार जो है इसे क्लियरली करेक्टली बोला। The boy with the tough dough on the rose bough fell in the trough and caught a cuff. मैंने बहुत ही स्लोली बोला है एंड मुझे नहीं लगता मैं इसे फास्ट बोल पाऊंगी, बट यू ऑल प्लीज डू ट्राई एंड लेट मी नो। नेक्स्ट जो है आपको लिस्ट बनानी है डिफरेंट वोकेशंस की। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या क्या जॉब करते हैं। आपके आसपास कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई मैकेनिक होगा, कोई शेफ हो सकता है आपके पेरेंट्स में कोई बैंक मैनेजर हो, कोई बैंक एम्प्लॉय हो, कोई जो है पुलिस में हो, कोई जो है वो आर्मी में है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई वीडियो डायरेक्टर है, कोई मूवी बनाता है, मूवी का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। इतने सारे प्रोफेशंस हैं, राइट। हमारे आसपास जो लोग ये अलग अलग टाइप के जॉब्स करते हैं, तो आपको इनकी लिस्ट बनानी है वोकेशंस की, क्या क्या लोग जॉब्स करते हैं। हाँ, ये जो हमने लिस्ट बनाई है डिफरेंट वोकेशंस की, डिफरेंट जॉब्स की, इसमें से कोई एक हमें चूज करना है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है कि हमें ये वोकेशन क्यों पसंद है, कैसे जो है हम ये कर सकते हैं, क्या क्या हमें टूल्स चाहिए होंगे, टीम वर्क है या सिंगल इंसान करेगा, कस्टमर से कैसे डील करना है और कैसे जो है हम ये वोकेशन अचीव करके हम ये बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोकेशन मैंने चुनी है वो है शेफ। I would love to become a chef because I enjoy cooking and making people happy with tasty food. I like trying out new recipes and mixing different flavors to create something special. To become a chef, I will need to go to a cooking school where I can learn how to prepare food properly and safely. I will also learn about nutrition and kitchen management. In the kitchen, I will use tools like knives, stoves, ovens, blenders, and measuring cups. My co-workers will be other chefs, kitchen helpers, and servers. Teamwork will be very important because everyone in the kitchen has to work together quickly and carefully to prepare the dishes on time. When dealing with customers, I will be polite, listen to their feedback, and try to make sure they enjoy their meal. If they have any special request or complaint, I will handle them kindly and professionally. I will always take pride in my work by cooking with love, keeping my kitchen clean, and giving my best effort to make delicious food that brings joy to others. Creativity is thinking new things. नई चीजें सोचना क्या है? Creativity. Innovation is doing new things. Innovation है नई चीजें करना. And an invention is bringing ideas or objects together in a novel way to create something that did not exist before. और इन्वेंशन क्या है? आइडियाज या चीजों को इकट्ठा करके साथ में ऐसे लाना कि आप कुछ नया बनाओ जो पहले नहीं था। ऑल इट टेक्स इज अ सिंपल आइडिया। क्या चाहिए हमें? बस एक सिंपल आइडिया चाहिए जिससे जो है हम क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और इन्वेंशन कर सकते हैं। Human beings are naturally very curious and creative, and this has led to many scientific and technological inventions. हम human beings जो हैं हम naturally बड़े ही curious हैं, right? हमें
चीजें जानने की हमेशा से इच्छा रही है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हम क्रिएटिव भी हैं, हमें नई चीजें बनाना अच्छा लगता है, और इसकी वजह से जो है हमने बहुत सी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेनी फेमस इन्वेंशंस, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे जो है कुछ फेमस इन्वेंशंस जो हैं आपको बताई गई हैं। सुश्रुता, 6th century BC, was a pioneer figure in medical science। तो सुश्रुता देखिए यहाँ पे इनकी फोटो है, ये 6th century BC में थे, और ये जो है मेडिकल साइंस में जो है, इंडिया की मेडिकल साइंस में पायनियर फिगर हैं, यानी ये पहले हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस में कुछ किया। His innovations in surgery paved the way for modern surgery। उन्होंने जो सर्जरी में इनोवेशंस की, जो नई नई चीजें वो सर्जरी में लेके आए, उसकी वजह से आज की जो मॉडर्न सर्जरी है उसका रास्ता बना है। तो इन्होंने जो है सर्जरी को स्टार्ट करा, पहली सर्जरी सुश्रुता ने करी, और आज देखिए मॉडर्न सर्जरी कहाँ तक पहुंच गई है। हम जो है ह्यूमन हार्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी सर्जरी जो है इतनी एडवांस हो गई है। ये है डॉक्टर जानकी अमल, जो कि जो है पद्मश्री इन्हें मिल चुका है। इंडिया की बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी, और इन्होंने जो है साइटोजेनेटिक्स की फील्ड में बहुत कुछ किया। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, जो हमारे क्रोमोसोम्स की स्टडी है, उस फील्ड में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। नाउ ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑफ कोर्स इन्हें हम सब जानते हैं, ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और इनकी लीडरशिप में जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ किया। हमने बहुत प्रोग्रेस किया, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो वर्ल्ड में जो है पूरी दुनिया के कंपटीशन में आ गया, हम इतना आगे पहुंच गए इनकी वजह से। ये हैं डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी। इन्हें जो है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, और फाइबर ऑप्टिक्स के इन्वेंशन में इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? ग्लास या प्लास्टिक के पतले पतले स्ट्रिंग्स को यूज करके डेटा जो है इधर से उधर ट्रांसफर करना। तो ये जो हाई स्पीड डेटा हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप मूवीज देख लेते हो, बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड कर लेते हो बिना टाइम वेस्ट किए, उसमें जो है इनका बहुत बड़ा हाथ है। He was named one of the 7 unsung heroes of the 20th century for his invention। तो ये जो इन्होंने इन्वेंशन की थी फाइबर ऑप्टिक्स की, इसकी वजह से इनका नाम जो है 7 उन हीरोज में शामिल किया गया है जिनको ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला, बट उन्होंने बहुत कुछ बड़ा काम किया है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट ज्यादा उन्हें रिकग्निशन नहीं मिला। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.